हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए, उसमें से खासकर सीटेट पेपर 2 के लिए जो लोग मैथ और साइंस वाला पार्ट की तैयारी करते हैं, तो उसमें से साइंस के लिए आज हम लोग क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये बेहतरीन रूप से चैप्टर वाइज नोट्स बनाए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी मिलेगी और बहुत ही कम समय में आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंटेंट प्राप्त कर पाएंगे और इसको बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग पढ़ पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमारा चैप्टर दिया गया है। हम लोग जानते हैं सबसे पहले संघटक क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं संघटक। तो संघटक के बारे में बताया गया है, भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे संघटक कहते हैं। भोजन बनाने में जो हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संघटक कहते हैं। जैसे कि कच्ची सब्जियां हो गई, नमक, मसाला, तेल आदि, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें संघटक के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे खाद्य पदार्थों के स्रोत के बारे में। जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया, जैसे कि पौधों से हमें गेहूँ, धान, दाल, सब्जी तथा फल आदि चीज़ें मिलती हैं। वहीं बात की जाए अगर जंतुओं की, तो जंतुओं से हमें दूध, अंडा, मांस, घी, दही तथा पनीर आदि चीज़ें मिलती हैं। तो ये हो गए हमारे खाद्य पदार्थों के स्रोत। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे भोजन के रूप में, पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं और इनके खाने योग्य भाग क्या होते हैं। जैसे कि कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं और इनके जो है तना, जड़, फल, पत्ता, फूल आदि भी खाए जाते हैं। तो जैसे कि कुछ पौधे हैं जिनके 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ होते हैं उनमें? जैसे कि मुख्य रूप से होता है केला, उसके बाद होता है सीताफल। जैसे कद्दू जो होता है, तो उसका जो कद्दू होता है फल खाया जाता है, और जो फूल होता है तो उसका पकौड़ी वगैरह बनाई जाती हैं। केला हो गया, सीताफल हो गया। उसके बाद जैसे कि होता है सरसों। क्या होता है? तो सरसों के जो बीज होते हैं उससे हमें तेल की प्राप्ति होती है, और जो पत्तियां वगैरह होती हैं उनसे हमें साग बनाकर जो है व्यक्ति उनको खाते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं कुछ प्रमुख पौधे हैं। कद्दू हो गया, जैसे कि जिसको सीताफल भी कहते हैं, सरसों हो गया, केला हो गया। तो इन सभी पौधों के 1 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे बताया गया है आलू का तना खाया जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं आलू क्या होती है? आलू जड़ होती है। तो आलू जड़ नहीं होती, आलू तना होती है। जैसे कि जड़ कौन सी होती है? जैसे मुख्य रूप से जो ऐसे इस प्रकार की जो है जड़ें नीचे आई होती है मुख्य रूप से, तो ये वाली जड़ होती है। जैसे मूली क्या है? एक जड़ है, गाजर एक जड़ है। लेकिन आलू जो होती है वो बगल में लगती है। इस प्रकार जो है आलू जो है इनके बगल बगल में ऐसा आलू लगती है। तो ये क्या है? एक तना का भाग होती है, जबकि जड़ का भाग जो है ये नहीं होती हैं। जड़ के भाग जैसे कि चुकंदर हो गया, मूली हो गए, गाजर हो गए, सलजम हो गए, तो ये सभी जो है जड़ के भाग होते हैं। उसके बाद बताया गया है मूली का जड़ खाया जाता है, लौकी का फल खाया जाता है, पालक का पत्ता खाया जाता है, सीताफल के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं, और जो फल है उसकी सब्जी बनाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है अंकुरण क्या होता है। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। जो बीज होता है उससे जो छोटा पौधा उगता है उससे क्या कहते हैं? उससे अंकुरण कहा जाता है। बात की जाए अंकुरित क्या होता है। अंकुर बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे अंकुरित कहते हैं। जब कोई बीज होता है तो उससे उससे जो सफ़ेद कलर की धागे जैसी संरचना निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अंकुरित कहते हैं, कि जो बीज है वह अंकुरित हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि बताया गया है मकरंद के बारे में। मकरंद क्या होता है? मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों से मकरंद या फिर मीठे रस एकत्रित करके छत्ते में भंडारित करती हैं, जो बाद में शहद बन जाती है। तो वही जो मधुमक्खियों के द्वारा जो मीठा रस एकत्रित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे मकरंद कहते हैं, और बाद में वह शहद बन जाता है। मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। कैसे उपयोग करते हैं? मधुमक्खियों द्वारा जो भंडारित भोजन होता है या फिर जो मीठा रस होता है उसे जो है शहद के रूप में उपयोग किया जाता है।
उसके बाद यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, खाद्य स्रोत के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। खाद्य स्रोत के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है जंतुओं को? तो 3 वर्गों में, जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब शाकाहारी के अंतर्गत कौन से आते हैं? जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे कि हिरण, गाय, बकरी, खरगोश आदि। तो ये क्या है? ये होते हैं शाकाहारी। और एक पॉइंट नोट करना, जो शाकाहारी होते हैं इनको रूमिनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमिनेंट भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया पेपर में, सीटेट के एग्जाम में, कि रूमिनेंट जंतुओं का संग्रह बताइए आप। तो आपको याद रखना कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रूमिनेंट भी कहा जाता है। उसके बाद बात कीजिए मांसाहारी। जो जंतु केवल जंतुओं को ही खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे कि शेर, बाघ, लोमड़ी आदि हो गया। सर्वाहारी के अंतर्गत जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, जैसे कि सर्वाहारी में कौन कौन से आते हैं? मनुष्य हो गया, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया। उसके बाद तो ये क्या है? ये तीनों है जैसे कि सर्वाहारी हो गए। उसके बाद बात की जाए, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। भारत में विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। क्या होती है? बहुत अधिक विविधता होती है। खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ कहा जाता है। अब जैसे कि बताया गया है, पोषक क्या होते हैं? वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। पोषक तत्व के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों को पोषक तत्व कहा जाता है। अब बात कीजिए कार्बोहाइड्रेट की। हमारे भोजन में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या हैं? जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ, आलू, शकरकंदी, मक्का, पपीता। तो ये सारी चीज़ें जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होती हैं। उसके बाद बताया गया यहाँ पे प्रोटीन के बारे में। तो बैंगनी रंग के खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। कोई पदार्थ अगर बैंगनी कलर का है तो उसमें से प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होगी। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन के स्रोत बताए गए जैसे कि पादप से चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन और जंतुओं से मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर। ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोटीन के जो है प्रचुर मात्रा में इनमें से प्रोटीन पाई जाती है। और बात की जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है सोयाबीन में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे वसा के बारे में। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। जैसे कि कोई चीज़ जो हम लोग लेते हैं, कोई चीज़ अगर हमें खाने के लिए जैसे कागज़ में दे दी जाती है तो इसमें से जो धब्बा बन जाता है तो किसकी वजह से बनता है? वसा की वजह से। वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और वसा के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पादपों से हमें मूंगफली जो प्राप्त होती है, तो मूंगफली जो है वसा का स्रोत होती है, प्रोटीन का भी स्रोत होती है। तिल हो गए, गिरी, तेल। और जंतुओं से जैसे कि अंडे हो गए, मछली हो गए, मांस, दूध, घी और मक्खन। तो ये सारी चीज़ें वसा की जो है स्रोत होती हैं। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है विटामिन के बारे में। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है किसकी? विटामिन की जो हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। उसके बाद आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं?
तो आपको यह कीड़ा या फिर डेका के नाम से याद रखना है। कीड़ा या फिर डेका के नाम से आपको यह याद रखना कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। तो ये चारों विटामिन जो होते हैं यह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे बताया गया विटामिन ए के बारे में, हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है विटामिन ए जो है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है विटामिन सी हमें रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है खनिज लवण की। हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। खनिज लवण के स्रोत क्या होते हैं? जैसे कि आयोडीन, अदरक, केकड़ा हो गया। फास्फोरस के स्रोत क्या है? दूध, केला, गेहूँ। लोहे के स्रोत हैं पालक, सेब और यकृत। कैल्शियम के स्रोत है दूध, अंडा आदि। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। जैसे खनिज लवण के स्रोत कौन कौन सी चीज़ें हैं? आयोडीन, अदरक, केकड़ा। फास्फोरस के स्रोत हैं दूध, केला, गेहूँ। लोहे के स्रोत हैं पालक, सेब, यकृत। कैल्शियम के स्रोत हैं दूध, अंडा आदि। उसके बाद बात की जाए रुक्षांश की। हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशों को किन नाम से जाना जाता है? रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत होते हैं साबुत खाद्यान्न, जैसे कि दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। साबुत खाद्यान्न और दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, ये किसके स्रोत हैं? रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। कौन करता है? जल करता है। उसके बाद बात कीजिए आहार क्या होता है। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे ही आहार कहते हैं। जो कुछ हम क्या खाते हैं, दिन भर में खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। उसके बाद बात की जाए कि संतुलित आहार क्या होता है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, उन्हें ही संतुलित आहार कहते हैं। जिन पोषकों में मतलब खाने में जो पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए वो उचित मात्रा में है अगर उस खाने में, तो उसे क्या कहेंगे? उसे संतुलित आहार कहा जाता है। जैसे कि दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल और सब्जियां आदि चीज़ें जो है हमारे भोजन में होनी चाहिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने विटामिन के बारे में पढ़ा था, तो विटामिन के बारे में कुछ हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के, जिसे हमने बताया था डेका या फिर कीड़ा से आपको याद रखना है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। अब इन सभी के आपको रासायनिक नाम याद रखने हैं। जैसे कि विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के को फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। वहीं पे बात कीजिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, तो इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे यहाँ पे। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अब जैसे कि बताया गया है विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 को नियासिन कहा जाता है और विटामिन बी5 को पेंटथोनिक एसिड कहते हैं, पेंटथोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात की जाए विटामिन बी6 को पाइरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, बी7 बायोटीन, बी9 फॉलिक एसिड और बी12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। और इसमें कोबाल्ट की उपस्थिति रहती है, कोबाल्ट की इसमें से उपस्थिति प्रेजेंट होती है। इसके बाद आपको
ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन के द्वारा होने वाली बीमारियाँ, अगर किसी में जो है विटामिन की कमी है तो कौन सी बीमारी होती है, जैसे कि विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी या फिर कीरेटोमैलेशिया बीमारी होती है। विटामिन डी से बच्चों में रिकेट्स और एडल्ट्स में आइस्टोमैलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन ए से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। और विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बनेगा। विटामिन बी1 से बेरी बेरी बीमारी होती है। विटामिन बी3 से पैलाग्रा नामक रोग होता है। बी9 और बी12 की कमी से एनीमिया हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अब यहाँ पे विटामिन के स्रोत बताए गए हैं, जैसे कि विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं। पपीता, गाजर, टमाटर, अंडा, दूध, आम, मछली का तेल, ये सारी चीज़ें विटामिन ए के स्रोत के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद बताया गया है कैरोटीन रंजक यकृत में पहुंचकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद विटामिन बी के स्रोत बताए गए गेहूं, चावल, यकृत। विटामिन सी के स्रोत हैं खट्टे रसदार फल, हरी मिर्च, अमरूद। विटामिन डी के स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश, दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, मछली का तेल और यकृत। और विटामिन के स्रोत हैं पालक और मेथी, पालक और मेथी। अब जैसे कि बताया गया है दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस और कुछ मात्रा में विटामिन ए। दूध में आयरन तथा विटामिन सी नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूध में आयरन तथा विटामिन सी नहीं पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कौन सा विटामिन शरीर में आयरन या फिर लोहा के अवशोषण में मदद करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। कौन सा विटामिन प्रतियाक्षी कारक के तौर पर कार्य करता है, तो विटामिन ए सी ई, विटामिन ए सी ई। उसके बाद एक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि विटामिन सी जो है ऊष्मा की उपस्थिति में नष्ट हो जाता है, ऊष्मा की उपस्थिति में नष्ट हो जाता है। तंतु क्या होते हैं? एक प्रकार से रेशे होते हैं जिससे तागे या धागे बनते हैं। जैसे कि धागा जब होता है तो धागा का जो क्या होता है उसको जब जैसे कि उसको खोला जाता है, धागा को जब खोला जाता है तो उसमें से जो छोटे छोटे रेशे टाइप के जो जुड़े होते हैं, जो छोटे छोटे जो रेशे टाइप होते हैं और उन्हीं से जो मिलकर धागा बना होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ही तंतु कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे प्राकृतिक तंतु। जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादपों से प्राप्त तंतु कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कपास, रुई, जूट, पटसन, ये सारे जो है तंतु प्राप्त होते हैं पादपों से। जंतुओं से प्राप्त तंतु कौन कौन से होते हैं? ऊन तथा रेशम, ये क्या है? ये जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु होते हैं। उसके बाद जैसे कि बताया गया जो ऊन होती है, भेड़, बकरी, याक, खरगोश, इन सभी से ऊन की प्राप्ति होती है हमें। उसके बाद बताया गया है रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। रेशमी तंतु जो है रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। और संश्लिष्ट तंतु क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जो बनाए जाते हैं रासायनिक पदार्थों द्वारा। और उसके बाद जो एग्जाम्पल बताया गया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संश्लिष्ट तंतु निम्न में से कौन से हैं, तो ये आपको याद रखना। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ये क्या है? संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण होते हैं। उसके बाद बात की जा रही है यहाँ पे पादप तंतु। जो तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं उन्हें पादप तंतु कहा जाता है। रुई, रुई एक प्राकृतिक तंतु है जो पौधों से प्राप्त होता है। किनसे प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। उसके बाद बताया गया कपास की फसल के बारे में। काली मृदा तथा जलवायु उष्ण में होती है। जो कपास की फसल होती है, काली मृदा या फिर जो जलवायु होती है तो उष्ण जलवायु कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है। और जो है जो काली जो मृदा होती है इसको रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? रेगुर के नाम से। और इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी कहा जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि इसमें से जो कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, इसकी वजह से। कपास पादप के फल कपास गोलक, कपास के पादप फल या फिर कपास गोलक
के पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास बालू से कपास हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। और कपास फूटना क्या होता है? कपास से बीजों को कंकतन द्वारा, किसके द्वारा? कंकतन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास फूटना कहते हैं। आजकल कपास सोटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है, पर पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। कब की जाती है? वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। किसमें से? पटसन तंतु प्राप्त करने के लिए। उसके बाद पृथक करने के लिए बताया गया है, पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। पटसन जो है तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। उसके बाद बताया गया कताई क्या होती है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, जिससे रेशे आसपास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। उसके बाद तकली क्या होती है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको तकली कहा जाता है। उसके बाद बताया गया है चरखा के बारे में। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। तागों से वस्त्र बनाने की विधियां, जैसे कौन कौन सी विधियां होती? बुनाई तथा बंधाई। बुनाई के बारे में बात की जा रही है। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। किसको व्यवस्थित करके? तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित होते हैं। करघे कैसे होते हैं? या तो उनको हाथों से चलाया जाता है या फिर उन्हें विद्युत के द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। ये वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। तो हमारा जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग, वर्ण तथा गुण जो है भिन्न भिन्न होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं, जैसे कि कांच, धातुएं, प्लास्टिक, कागज, मृदा आदि। वस्तु क्या होती है? एक ही पदार्थ से बनी होती हैं या एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है। अब यहाँ पे बताया गया पदार्थ के बारे में। प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार या फिर द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। पृथ्वी में पदार्थ तीन अवस्थाओं में मुख्यतः पाए जाते हैं: ठोस, द्रव एवं गैस। कितनी अवस्थाओं में? तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तीन: ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस की बात की जाए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। जैसे कि लकड़ी, लोहा, बर्फ का टुकड़ा आदि हो गए। द्रव की बात की जाए, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाता है। जैसे कि पानी, तेल, अल्कोहल हो गया। गैस की बात की जाए, यहाँ पे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। जैसे कि हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हम अपने दैनिक जीवन में कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं तथा कई वस्तुओं का उपभोग करते हैं, पर उनमें हर वस्तु अलग अलग प्रकार की ही होती है। पदार्थों के गुण के बारे में बताया गया है। किसी पदार्थ को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन उस पदार्थ के गुण तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर है। जैसे कि दिखावट के आधार पर पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे कि लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लकड़ी क्या है? लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। कुछ पदार्थ चमकदार, खुरदुरे, चिकने, कठोर तथा कोमल लगते हैं। कोमल पदार्थ के बारे में बताया गया अब यहाँ पे।
वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। कठोर पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है। उसके बाद धातु क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्राय धातु कहलाते हैं। एक प्रकार की द्युति होती है उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे विलेय क्या होते हैं? कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं उन्हें विलेय कहा जाता है, जैसे कि पानी और नमक। अविलेय क्या होते हैं? कुछ पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते उन्हें अविलेय कहा जाता है, जैसे कि पानी और धूल। पारदर्शिता क्या होती है? पदार्थों का वह गुण है जिसमें वह प्रकाश को स्वयं से पार जाने की अनुमति देते हैं। जो मतलब पदार्थ जिनसे प्रकाश जो है एक से दूसरी छोर पे चला जाता है, पार हो जाता है, वह गुण कहलाता है पारदर्शिता का। पारदर्शी क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। पारदर्शी पदार्थ में प्रकाश आर पार जा सकता है, जैसे कि कांच, जल, वायु। जैसे कि क्या है? कांच, जल और वायु, ये क्या है? पारदर्शी पदार्थ हैं। उसके बाद बताया गया अपारदर्शी क्या होते हैं? वैसे पदार्थ जिनसे होकर आप वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते हैं उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि पेपर, धातुएं, लकड़ी। इनसे क्या है? आर पार नहीं देखा जा सकता। पारभासी क्या होते हैं? वैसे पदार्थ जिससे आपकी वस्तु को आर पार देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं। इन पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहते हैं, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में देख सकते हैं, तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं पारभासी। जैसे कि बटर, पेपर, मोटी कांच। जैसे कि पेपर से देखेंगे अगर तो कुछ धुंधला टाइप जो है दूसरे पार दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, तो इन ऐसे पदार्थों को कहते हैं पारभासी। अब यहाँ पे बात की गई है आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुप्रयोग निम्न प्रकार हैं, जैसे कि लोहे की बनी छोटी गेंद पानी में डूब जाती तथा बड़ा जहाज तैरता रहता है, क्योंकि जहाज द्वारा विस्थापित किए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है। और जो गेंद होती है ये पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि वह अपने भार से जो है कम द्रव को विस्थापित करती है। हैं सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जो होते हैं, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक उनके मिलने से बनता है मिश्रण कहलाता है। हवा एक मिश्रण है, इसमें कई गैसें मिली हुई होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आदि। हवा क्या एक मिश्रण है जिसमें कई गैसें मिली होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आदि। उसके बाद बताया गया है पृथक्करण की विधियों के बारे में, जैसे कि हस्तचयन क्या होता है? किसी मिश्रण से हानिकारक तथा अन्य उपयोगी पदार्थों का हाथ से चुनकर अलग करना हस्तचयन पृथक्करण कहलाता है, जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल से पत्थर तथा भूसे को पृथक करना। उसके बाद थ्रेसिंग क्या होता है? सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को पृथक करने को थ्रेसिंग कहते हैं। सूखे पौधों की डंडियां से जो है अनाज को पृथक करने को थ्रेसिंग कहा जाता है। जैसे कि बैलों की सहायता और मशीनों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अब जो बड़े बड़े थ्रेसर आ रहे हैं तो उनसे जो प्रक्रिया होती है जिनसे भूसा अलग किया जाता है तो उससे क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया निष्पावन क्या होता है? पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग निष्पावन क्या होता है? पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है, जिसे एक प्रकार से ओसाना कहा जाता है गांव की भाषा में। जैसे कि किसान भूसे से अनाज इसी विधि से अलग करते हैं। किस विधि से? निष्पावन विधि से। उसके बाद बात की जाए चालन की। चालन क्या होता है? चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक करना चालन कहते हैं। आटे से अशुद्धियों को पृथक करना चालन कहा जाता है। जैसे कि रेत से कंकड़ तथा पत्थर
पृथक करना, रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करना। उसके बाद बात की जाए अवसादन की। अवसादन क्या होता है? किसी तरल मिश्रण में भारी ठोस पदार्थों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। जैसे कि जल की तली में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी विधियां जो दी गई हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी विधियों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो अवसादन क्या होता है कि जैसे कि कोई ये बाल्टी वगैरह होती है, तो इसमें जैसे जल डाला गया, ठीक है, कोई ये मिश्रण डाला गया, तो इसमें से जो भारी पदार्थ होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर जो है तरल पदार्थ बचा रह जाता है, और वो क्या है, साफ जो है पदार्थ बचा रह जाता है। तो जल की तली में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। किस प्रक्रिया में? अवसादन में। निस्तारण क्या होता है? रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। निस्तारण विधि द्वारा क्या कर लिया जाता है? जल को पृथक कर लिया जाता है। जैसे कि रेत के कण जो होते हैं, जैसे मान लो ये रेत के कण है, ये क्या रेत के कण है, और यहाँ पे नीचे बैठ गए और यहाँ पे ऊपर ऊपर जो पानी साफ बचा होता है तो उसको क्या किया जाता है? दूसरे पात्र में अलग कर लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है निस्तारण कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है, जल में महीन कण को अलग करना, जल से महीन कण को अलग करना। निस्संदन क्या होता है? मिश्रण पदार्थ में ठोस या द्रव को अलग करने विधि को निस्संदन कहते हैं। मिश्रण पदार्थ से ठोस या द्रव को अलग करने की विधि को निस्संदन कहते हैं। जैसे कि रेतीले जल से स्वच्छ जल को प्राप्त करना, रेतीले जल से स्वच्छ जल को प्राप्त करना। उसके बाद बात की जाए वाष्पन क्या होता है? जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे वाष्पन कहा जाता है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे कि सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। किसमें बदलने लगता है? वाष्प में बदलने लगता है। उसके बाद बात कीजिए नमक की। सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं, जिसमें लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। अब बात की जाए संतृप्त विलयन क्या होते हैं? जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके उस पदार्थ को संतृप्त विलयन, वह उस पदार्थ का क्या होता है? संतृप्त विलयन होता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। विलय क्या होते हैं? कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं जिन्हें विलय कहा जाता है, जैसे कि पानी और नमक का जल में घुलना। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पे जितने भी हैं। प्योर जो है एनसीईआरटी का निचोड़ है ये। ऐसे अगर आप लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पे नोट्स बनाए गए हैं बेहतरीन रूप से, जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं संपूर्ण निचोड़ एनसीईआरटी का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पदार्थ में विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। अब अगला चैप्टर हमारा यहाँ पे क्लास 6 की एनसीईआरटी का पौधों को जानिए। क्या है? पौधों को जानिए। तो सबसे पहले बताया गया यहाँ पे शाक क्या होते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को शाक कहा जाता है। हरे एवं कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं उनको शाक कहते हैं। झाड़ी क्या होती हैं? कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, उन्हें झाड़ी कहते हैं। वृक्ष की बात की जाए, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। इनके तने जो होते हैं मजबूत एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें ही वृक्ष कहते हैं। उसके बाद बात कीजिए लता क्या होती है। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें ही लता कहते हैं। उसके बाद बात कीजिए आरोही। कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। तने पौधे को सहारा देते हैं और जल तथा खनिज के परिवहन में सहायता करते हैं। जैसे कि उदाहरण बताया गया है मनी प्लांट का पौधा। तो मनी प्लांट का पौधा क्या है? एक आरोही पौधे का उदाहरण है। फलक क्या है?
पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। सिरा, पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। पत्तियों में जो रेखित संरचनाएं होती हैं उन्हें सिरा कहते हैं, जो लाइनिंग बनी होती हैं। सिरा विन्यास, घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर हैं, ऐसे सिरा विन्यास का समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। रंध्र क्या होते हैं? पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र से गैसों का और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। रंध्र से गैसों का और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। उसके बाद बात की जाए पर्णवृंत क्या होते हैं? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, पर्णवृंत कहते हैं उसे। रेशेदार जड़ जो कौन सी होती हैं? जिन पौधों की जड़ें एक समान दिखाई देती हैं वो क्या कहलाती है? रेशेदार जड़ कहलाती हैं। मूसला जड़, जिन पौधों की मुख्य जड़ सीधे मिट्टी के अंदर जाती है, ऐसे जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं, जैसा कि खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती रहती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। परिवर्तन की बात की जाए, पदार्थ को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे उत्क्रमित क्या होता है? इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है जबकि कुछ में परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। उत्क्रमित परिवर्तन के बारे में बात की जाए, ऐसे परिवर्तन जिनको पुनः अवस्था में लाया जा सकता है उन्हें उत्क्रमित परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कि आटे को लोई बेलकर रोटी बनती है, इसे पुनः लोई में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को उत्क्रमित परिवर्तन कहा जाता है। उत्क्रमित अपरिवर्तन की बात की जाए, ऐसे परिवर्तन जिन्हें अपने पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, जैसे जबकि पकी हुई रोटी से पुनः लोई नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल बताया गया है कि आटे को लोई बनाकर अगर आप लोग क्या किए, पकी रोटी बना दिया गया, मतलब आटे से आप लोग रोटी बना लिए एक बार, तो फिर से जो है लोई नहीं प्राप्त की जा सकती। तो इस प्रकार के परिवर्तन को कहते हैं उत्क्रमित अपरिवर्तन कहा जाता है इनको। प्रसार क्या होता है? जब कोई वस्तु गर्म होने से फैलती है या पिघलने लगती है तो उसे प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको प्रसार कहा जाता है। संकुचन क्या होता है? जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो यह फैल जाता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है, इसे ही संकुचन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को संकुचन कहा जाता है। गर्म करने पर कोई वस्तु अगर फैल रही है और ठंडा होने पर सिकुड़ जा रही है तो इसे क्या कहते हैं? संकुचन कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए आवर्ती परिवर्तन क्या होते हैं? वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि सूरज का उगना। सूरज का उगना क्या है? एक आवर्ती परिवर्तन है। अनावर्ती परिवर्तन की बात की जाए, वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? अनावर्ती परिवर्तन कहा जाता है। उसके बाद गलन। गलन क्या होता है? गलन की बात की जाए, किसी वस्तु का किसी निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना गलन कहलाता है। क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। वाष्पन क्या होता है? जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। अब अगला चैप्टर हमारा यहाँ पे क्लास 6 की एनसीईआरटी का पौधों को जानिए। क्या है? पौधों को जानिए। तो सबसे पहले बताया गया यहाँ पे शाक क्या होते हैं? हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को शाक कहा जाता है। हरे एवं कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं उनको शाक कहते हैं। झाड़ी क्या होती है? कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, उन्हें झाड़ी कहते हैं। वृक्ष की बात की जाए, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इनके तने जो होते हैं मजबूत एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें ही वृक्ष कहते हैं। उसके बाद बात कीजिए लता क्या होती है? कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें ही लता कहते हैं।
उसके बाद बात की जाए आरोही, कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। तने पौधे को सहारा देते हैं और जल तथा खनिज के परिवहन में सहायता करते हैं। जैसे कि उदाहरण बताया गया है मनी प्लांट का पौधा, तो मनी प्लांट का पौधा क्या है, एक आरोही पौधे का उदाहरण है। फलक क्या है, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। सिरा, पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। पत्तियों में जो रेखित संरचनाएं होती हैं उन्हें सिरा कहते हैं, जो लाइनिंग बनी होती हैं। सिरा विन्यास, घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर हैं, ऐसे सिरा विन्यास का समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। रंध्र क्या होते हैं, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र से गैसों का और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। रंध्र से गैसों का और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। उसके बाद बात की जाए पर्णवृंत क्या होते हैं, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, पर्णवृंत कहते हैं उसे। रेशेदार जड़ जो कौन सी होती हैं, जिन पौधों की जड़ें एक समान दिखाई देती हैं वो क्या कहलाती है, रेशेदार जड़ कहलाती हैं। मूसला जड़, जिन पौधों की मुख्य जड़ सीधे मिट्टी के अंदर जाती है, ऐसे जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। चलिए देखते हैं, आज हमारा चैप्टर है अध्याय 8 हमारा है, चैप्टर 8 है शरीर में गति। कौन चैप्टर है, शरीर में गति। अब मैं सबसे पहले बताया गया है हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं, मतलब अपने आप ही अनेक गतियां होती रहती हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि कोहनी हो गई, कंधा अथवा गर्दन। तो यहाँ पे यह बताया गया है कि हम लोग जो शरीर के जो हमारे भाग हैं तो वहीं पे हम लोग शरीर को घुमा सकते हैं जहाँ से दो हिस्से जुड़े होते हैं, जैसे कोहनी हो गई, कंधा, गर्दन, या फिर जो ये पैर के जो होते हैं घुटने वगैरह यहाँ पे जैसे कि, तो यहाँ पे जो है इनको हम लोग घुमा सकते हैं जहाँ पे जोड़ होता है। उसके बाद बताया गया है संधि क्या होती है, हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, इन स्थानों को ही संधि कहते हैं, इन स्थानों को संधि कहते हैं। उसके बाद बात की जाए कंदुक खालिका संधि की, तो यह सभी दिशाओं में गति करता है। जैसे जो घुटना होता है, घुटना हिंज संधि का एक उदाहरण, किसका उदाहरण है, हिंज संधि का एक उदाहरण है। अचल संधि की बात की जाए, हमारे सिर की कुछ संधियों में अस्थि हिल नहीं सकती है, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। कंकाल की बात की जाए, हमारे शरीर के सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं और इस ढांचे को ही कंकाल कहा जाता है। इस ढांचे को क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। पसली पिंजर क्या होता है, पसलियाँ वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं, इस शंख रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। अस्थियां एवं उपास्थियां संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल का निर्माण करते हैं। बात कीजिए कंकाल के निर्माण की, तो कैसे होता है, अस्थियां और उपस्थियां जो होती हैं ये संयुक्त रूप से मिलकर शरीर के कंकाल का निर्माण करती हैं। उसके बाद बताया गया है गति करते समय पेशियों के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। हिंज संधि की बात की जाए, ऐसी संधि जो केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति करती है उसे हिंज संधि कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे हिंज संधि कहते हैं। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी विस्तरण एवं संकुचन से होती है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। मछली के शरीर पर पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने में एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर है सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव एवं उनका परिवेश, तो उद्दीपन क्या है, उद्दीपन हम आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं
वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। उत्सर्जन क्या होता है? शरीर का अपशिष्ट पदार्थ सजीवों द्वारा निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। आवास किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अनुकूलन क्या होता है? जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाता है। स्थलीय आवास स्थल या फिर जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, जैसे कि वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र आदि। जलीय आवास क्या होते हैं? जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास कहलाता है। जैव घटक क्या होते हैं? परिस्थिति तंत्र के सजीव घटकों को जैव घटक कहते हैं। इसमें पेड़, पौधे तथा जंतु होते हैं। अजैव घटक की बात की जाए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ उसके अजैव घटक कहलाते हैं। जैसे कि अजैव घटक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल आदि। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। अंकुरण क्या होता है? बीज से नए पौधे का प्रारंभ है। जब बीज से अंकुरण निकल आता है तो इस प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। प्रजनन की बात की जाए, जीव जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कुछ जंतु अंडे देते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। गति की बात की जाए, सभी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी करते हैं। भोजन क्या होता है? भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। वृद्धि की बात की जाए, जंतुओं के बच्चों में भी वृद्धि कर जो है वयस्क होते हैं। जंतुओं के जो बच्चे हैं वृद्धि करके वयस्क बनते हैं। श्वसन क्रिया क्या होती है? हम वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास द्वारा बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को श्वसन क्रिया कहा जाता है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। मछली गिल द्वारा सांस लेते हैं। पौधे पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं। सजीव में श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि तथा मृत्यु होती है। ये क्रियाएं होती हैं सजीवों में। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्यानुकूलन कहलाते हैं। यहाँ पे प्राचीन काल में लोग पैदल चलते थे। जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग करते थे। यातायात साधन, आने जाने के साधन को यातायात कहते हैं। सड़क परिवहन, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस एवं रेलगाड़ी आदि के यहाँ सड़क परिवहन है। वायु परिवहन, हेलीकॉप्टर, जेट विमान, हवाई जहाज आदि जो है वायु परिवहन के अंतर्गत आते हैं। जल परिवहन, नाव, स्टीमर, पानी जहाज आदि जल परिवहन के अंतर्गत आते हैं। मात्रक क्या होता है? मापन के एक निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। माप के परिणाम की बात की जाए, संख्या भाग और दूसरा होता है मात्रक भाग। लंबाई मापने के प्राचीन तरीके हैं, जैसे कि पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, हाथ की लंबाई, एक कदम की दूरी आदि। प्राचीन काल में लंबाई को इस प्रकार मापा जाता था। लंबाई मापने के आधुनिक तरीके हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर तथा किलोमीटर आदि। संसार के विभिन्न भाग प्रयोग जो है किया जाता है मात्रक के रूप में। संसार के विभिन्न भागों में प्रयोग किया जाता है मात्रक के रूप में। जैसे कि बताया गया है, एक गज में कितने फुट होते हैं? एक गज में 3 फुट होते हैं। एक गज में कितना इंच होता है? एक गज में 36 इंच होता है। एक गज में कितने मीटर होता है? तो एक गज में 0.91 मीटर होते हैं। 100 गज में कितने फुट होते हैं? 100 गज में 300 फुट होते हैं। एक बीघा में कितना गज होता है? एक बीघा में 965 गज होते हैं। और अलग अलग राज्य में ये मापन जो है अलग अलग आएगा। एक गज में कितने स्क्वायर फुट होता है? तो एक गज में 9 स्क्वायर फुट होता है। लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड जो दिया गया है एनसीईआरटी में कि एक बीघा में 965 गज होते हैं, ये आपको याद रखना है। एक गज में कितने स्क्वायर फुट होते हैं? तो एक गज में 9 स्क्वायर फुट होते हैं। फुट क्या है?
फीट और फुट एक लंबाई की इकाई होती है जिसे शाही और अमेरिकी प्रथागत प्रणालियों द्वारा मान्यता प्राप्त है। साल 1959 में दोनों इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा 0.3048 मीटर के बराबर माना गया है। फीट फुट का बहुवचन होता है। एक फुट में 12 इंच और एक गज में 3 फुट होते हैं। एक फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच और एक गज में 3 फीट होते हैं। एक फुट में 12 इंच 30.48 सेंटीमीटर और 0.3048 मीटर होते हैं। वर्ग फीट क्या है? एक वर्ग फीट और कुछ नहीं बल्कि 1 फुट इंटू 1 फुट होता है। ये एक वर्ग होता है जिसकी चारों दीवारें 1 फुट की होती हैं और इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग फीट होता है। तो इसी को क्या कहते हैं? वर्ग फीट कहते हैं। उसके बाद बताया गया है 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। एसआई मात्रक की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली जो है, संसार के वैज्ञानिकों ने मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया है जिसे एसआई मात्रक कहा जाता है। सेंटीमीटर, प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। मिलीमीटर, एक सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। किलोमीटर की बात की जाए, किलोमीटर लंबी दूरियों के मापन के लिए बड़े मात्रक का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। वक्र रेखा क्या है? विभिन्न प्रकार की आकृतियों को मापने के लिए धागे का प्रयोग करते हैं। फिर धागे से मापक से मापना चाहिए, जैसे कि वृत्त को मापना, तो इसे क्या कहते हैं? वक्र रेखा। गति, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। उसके बाद बात की जाए वर्तुल गति क्या है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वस्तु की वर्तुल गति कहा जाता है, जैसे कि घड़ी की सुई, पंखे की पंखुड़ियां आदि। ये क्या है? वर्तुल गति के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद बात की जाए आवर्ती गति की। जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो तथा टी एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365.5 दिन का समय लगता है तथा इतने समय अंतराल के बाद अपनी पूर्व गति को दोहराती है, अतः 365.5 दिन उसका आवर्तकाल है। 365.5 दिन उसका क्या है? आवर्तकाल है। दूसरा, जैसे कि घड़ी की सुइयों की गति व घड़ी के पेंडुलम की गति भी आवर्ती गति का उदाहरण है। झूले में झूलना और अणुओं में परमाणुओं के कंपन भी क्या है? आवर्ती गति है। हृदय का धड़कना भी आवर्ती गति होती है। और यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि आवर्ती गति, तो जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो तथा टी मतलब है अपने आवर्तकाल को एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। उसके बाद बात की जाए घूर्णन गति की। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर गति करती है तो इसे घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है, पृथ्वी की परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण, ये सब क्या है? घूर्णन गति के एग्जाम्पल हैं। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? सबसे पहले बताया गया दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि सूर्य, तारे, जुगनू, विद्युत का बल्ब आदि। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें दीप्त वस्तुएं हैं और ये क्या करती हैं? स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसलिए इन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए पारदर्शी वस्तु क्या होती हैं। जिस वस्तु के आर पार देख सकते हैं उस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे कि शीशा हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया। तो इनके आर पार जो है एक ओर से दूसरी ओर देखा जा सकता है, तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। जिस वस्तु के आर पार नहीं देखा जा सकता उस वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे कि दीवार, लकड़ी, पुस्तक। इनके जो है आर पार नहीं देखा जा सकता, इसलिए इन्हें जो है अपारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है। वहीं बात की जाए
पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं? जिन वस्तुओं के आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया धुआं, कोहरा और तेल लगा कागज। तो ये क्या है? ये पारभासी वस्तुएं हैं। मतलब इनसे जो है धुंधले टाइप में थोड़ा, जो जैसे कि आंखों के सामने लगा लिया जाए कागज़, तो अगर कोई व्यक्ति दूसरी साइड खड़ा या फिर कोई वस्तु है तो थोड़ा बहुत मात्रा में दिखाई देगा, ना ही मतलब एकदम धुंधला दिखाई देगा, ना ही एकदम साफ दिखाई देगा, कुछ मात्रा में दिखाई देगा। तो इसे कहा जाता है पारभासी वस्तु। क्या कहते हैं? पारभासी वस्तु कहा जाता है उनको। उसके बाद बात की जाए छाया वस्तुएं क्या होती हैं, तो छाया वस्तुओं के बारे में बताया गया है। हम जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। जैसे कि कमरे की दीवार, इमारतें, सतह जो छाया की तरह कार्य करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है छाया वस्तुएं। क्या कहते हैं इनको? छाया वस्तुएं कहते हैं। हम सूर्य को सीधे कदाप नहीं देखना चाहिए। हमें क्या? सूर्य को सीधे कदाप नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। उसके बाद बात कीजिए प्रकाश की। हम प्रकाश के बिना वस्तुएं नहीं देख सकते हैं। प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। अब यहाँ पे बताया गया है दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है? वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के काम में आता है। इसका उपयोग किस में आता है? चेहरा देखने के काम में आता है। उसके बाद बात कीजिए जो दूसरा दर्पण होता है तो उसे कहा जाता है गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं उसको? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है। क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है। और यह दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। कौन कौन से होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब बात की जाए यहाँ पे परावर्तन की। किसी समतल सतह से टकराकर प्रकाश के वापस उसी माध्यम में लौट जाने को परावर्तन कहते हैं। जैसे कि झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परिवर्तन देखते हैं। अब इसको इस प्रकार हम लोग समझते हैं, जैसे कि परावर्तन क्या होता है कि जैसे कि कोई जैसे किरण यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई दीवार है, ये किरण यहाँ से आ रही है और यहाँ पे टकराकर जो है इस पार नहीं जा पा रही किरण, सीधा यहाँ पे इस प्रकार फिर वापस चली जा रही है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे परावर्तन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है सूचित छिद्र कैमरा के बारे में। सूचित छिद्र प्रतिबिंब तब संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। कब संभव है? जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया है सूचित छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्ति को देखें। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया कि आप लोग ऐसा करके देखें। उसके बाद अगला चैप्टर यहाँ पे दिया गया है विद्युत तथा परिपथ। विद्युत तथा परिपथ। तो विद्युत के बारे में बात की जाए, किसी चालक में विद्युत आवेशों से बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। विद्युत के प्रकार की बात की जाए यहाँ पे तो स्थिर विद्युत आवेश के रूप में होता है। विद्युत के प्रकार जो है स्थिर विद्युत आवेश के रूप में होता है और इसे अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। गतिशील विद्युत का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में किया जा सकता है। अब यहाँ पे बात की जाए विद्युत सेल की, तो धनात्मक की बात की जाए, विद्युत सेल में धातु की जो टोपी होती है उसका वो धनात्मक सिरा कहलाता है। और ऋणात्मक क्या है? धातु की डिस्क या जो है वह ऋणात्मक सिरा कहलाता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। रासायनिक पदार्थों से जो है सेल क्या करता है? विद्युत उत्पन्न करता है। फिर से एक बार देखते हैं इसको कि विद्युत सेल में संचित जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उसी से सेल क्या करता है? विद्युत उत्पन्न करता है। तंतु क्या होते हैं? प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं।
विद्युत परिपथ की बात की जाए, वह पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित हो सके विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ चार प्रकार के होते हैं। पहला है खुला परिपथ, दूसरा है बंद परिपथ, उसके बाद तीसरा है लघु परिपथ और चौथा है लीकेज परिपथ। तो कितने प्रकार के होते हैं विद्युत परिपथ? चार प्रकार के। फिर से देखते हैं एक बार। पहला खुला परिपथ, फिर बंद परिपथ, लघु परिपथ और लीकेज परिपथ। तो ये चार प्रकार के विद्युत परिपथ होते हैं। विद्युत परिपथ विद्युत धारा की विद्युत सेल से प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। विद्युत धारा की जो विद्युत प्रवाहिता होती है वह प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। क्या करती है? यह बल्ब को दीप्तिमान करती है और बल्ब जो होता है वह प्रकाश देने लगता है। विद्युत स्विच की बात की जाए, विद्युत बल्ब को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। इसको विद्युत स्विच को, जो सेल होता है विद्युत सेल से इसको स्पर्श और हटाते हैं। बात की जाए विद्युत चालक की, जिन पदार्थों से होकर धारा प्रवाहित हो सकती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। जैसे कि चांदी, तांबा, एल्युमिनियम हो गए, तो ये क्या है? विद्युत चालक होते हैं एक प्रकार के। उसके बाद विद्युत अचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है अचालक पदार्थ कहलाते हैं तथा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है, रबर, प्लास्टिक, कांच आदि जो है विद्युत के अचालक होते हैं या फिर विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत रोधक पदार्थ किनको कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। जैसे कि लकड़ी, रबर, कांच, कागज आदि, ये क्या है? ये विद्युत रोधक कहलाएंगे। जितने भी चैप्टर हैं, जो बचे हुए चैप्टर हैं, इस वीडियो में हम लोग सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले बताया गया है, प्राचीन यूनान गणरीय मैग्नस ने चुंबक की खोज की। यूनानी गणरीय था कोई एक, जिसका नाम था मैग्नस। उसने चुंबक की खोज की। गणरीय के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो कि लोहा और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह चुंबक कहलाता है। प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। उदाहरण जैसे बताया गया है, प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट है। क्या नाम है? मैग्नेटाइट है। उसके बाद बात की जाए कृत्रिम चुंबक की। लोहे के टुकड़े से बनाए जाने वाले चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे कि क्षण चुंबक, गोलंत चुंबक और नाल चुंबक, ये सभी क्या हैं? यह कृत्रिम चुंबक हैं। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ की। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि लोहा, निकिल एवं कोबाल्ट। अचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा, प्लास्टिक आदि। उसके बाद बताया गया है चुंबक के दो ध्रुवों के बारे में। उत्तरी ध्रुव, जैसे कि पहला सिरा उत्तरोन्मुखी अथवा उत्तरी ध्रुव कहलाता है। दक्षिणी ध्रुव की बात की जाए, दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक यात्रा पर अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। दिक्सूचक क्या होता है? दिशा का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दिक्सूचक का यूज किसके लिए करते हैं? दिशा का निर्धारण करने के लिए। उसके बाद बात की जाए आकर्षण क्या होता है? दो चुंबकों के असमान अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक के दोनों सिरों पर अधिक आकर्षण शक्ति होती है। प्रतिकर्षण की बात की जाए, दो चुंबकों के समान एक जैसे ध्रुव जो है परस्पर क्या करते हैं? प्रतिकर्षण होता है उनमें से। चुंबक से लौह पदार्थों के घटक को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। चुंबक से लौह पदार्थ के जो घटक हैं उनको मिश्रण से अलग किया जा सकता है। उसके बाद चैप्टर हमारा है जल।
14 चैप्टर है जल के बारे में। अब ये क्लास 6 की बुक है, तो क्लास 6 में जानते हो आप लोग कितना मटेरियल होगा, तो इसमें से बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, क्योंकि क्लास 6 की बुक है तो इसमें से कम कंटेंट है। तो बात की जाए, जल जीवन के लिए आवश्यक है। जल की आवश्यकता किस लिए है? पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए, कपड़े धोने आदि के लिए। जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? नदियों, झरनों, तालाबों, कुओं अथवा हैंडपंप से जल की प्राप्ति होती है। जल विलुप्त की बात की जाए, जल जो है जल वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। नदी, तालाब, झील, महासागर के सभी जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होते रहते हैं। सोडियम क्लोराइड की बात की जाए यहाँ पे, अब नमक या फिर महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। वाष्पीकरण क्या होता है? वायु में जल वाष्पन या फिर गर्म तथा संघनन, ठंडा परिवर्तित करने प्रक्रम को वाष्पीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है, गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें जो होती हैं, बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, ताप कम हो जाता है, जैसे जैसे वायु ऊपर उठ जाती है और ठंडी होती जाती है। उसके बाद बात की जाए जल कणिका की, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प जो है संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बना लेती है, जिन्हें जल कणिका कहते हैं। बादल क्या होते हैं? बादल ये छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं, जो हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। बादल क्या होते हैं? छोटी जल कणिकाएं होती हैं जो वायु में तैरती रहती हैं और जिन्हें हम बादलों के रूप में देख पाते हैं। उसके बाद बात की जाए वर्षा की, बहुत सी जल कणिकाएं आपस में एक बड़े आमाप की जल की बूंदें बनाती हैं। ये जल की बूंदें भारी होने पर वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है। संघनन क्या होता है? जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। भौम जल क्या होता है? पृथ्वी का शुद्ध जल भौम जल के रूप में उपलब्ध है। जल चक्र क्या हो? महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्रण कहते हैं। बाढ़ की बात की जाए, अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण बन सकता है। उसके बाद बताया गया सूखा के बारे में, वर्षा न होना अथवा भौम जल की कमी से सूखा पड़ सकता है। जल संरक्षण क्या होता है? जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए और सावधानी बरतें, जिसमें जल व्यर्थ न हो, उसे जल संरक्षण कहते हैं। उसके बाद बताया गया है वर्षा के जल का संग्रहण के बारे में। वर्षा के पानी का बाद में उत्पादक कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। आपकी छत पर गिरे रहे बारिश के पानी को सामान्य तरीके से इकट्ठा कर उसे शुद्ध बनाने का काम वर्षा जल का संग्रहण कहलाता है। उसके बाद चैप्टर हमारा है हमारे चारों ओर वायु। कौन सा चैप्टर हमारा? चारों ओर वायु। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। वायु के बारे में बात की जाए तो नाइट्रोजन इसमें 78% है, ऑक्सीजन 21%, शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैस, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। वायुमंडल क्या होता है? वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। जैसे कि पहली परत को क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और उसके बाद फिर वायुमंडल होता है। तो 5 परत जो है ये अभी सभी आपको नाम याद होने चाहिए। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे बताया गया है वायुमंडल का संगठन के बारे में, नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन की बात की जाए तो 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य सभी गैसें जो है वह 0.04% के अंतर्गत आती हैं। वात सूचक क्या होता है? जब वात सूचक घूमती है
तो वह दिशा में रुक जाता है जिस दिशा में वायु चल रही होती है। वात सूचक के बारे में क्या बात की जाए कि वह उस दिशा में रुक जाता है जिस दिशा में वायु चल रही होती है। पर्वतारोही पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई के समय सिलेंडर अपने साथ इसलिए ले जाते हैं क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वायु किससे बनती है? वायु अनेक गैसों का मिश्रण से बनती है, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य सभी गैसें जो होती हैं 0.04% में सभी गैसें जो होती हैं अन्य गैसें वह होती हैं। ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। मिट्टी के जीव जो है मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत से माड़ तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। जब वायु ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते, इसे अनुभव कर सकते हैं केवल। पवन क्या है? गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु का द्रव्यमान होता है और वायु जगह घेरती है या फिर स्थान घेरती है। पादप एवं जंतु क्या होते हैं? यहाँ पे पादप एवं जंतु के बारे में बताया गया है कि श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। उसके बाद बताया गया जलीय प्राणी के बारे में। श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। पवन चक्की पवन से चलने वाली युक्ति है जो डायनमो की सहायता से विद्युत उत्पन्न करता है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। जलने की क्रिया में केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। जलने की जो क्रिया है वह केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में घुटन महसूस होती है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल के कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं जो धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं। हमारी नाक में जो छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा जो होते हैं वह क्या करते हैं? धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं। उसके बाद चैप्टर हमारा है 15 चैप्टर और लास्ट चैप्टर कचरा संग्रहण एवं निपटान। अब सबसे पहले बताया गया है एक कदम स्वच्छता की ओर। भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन अभियान का शुभारंभ किया। हमारी दैनिक क्रियाकलापों से कचरा उत्पन्न होता है। भराव क्या होता है? वह स्थान है जहां शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके बांटा जाता है। कंपोस्टिंग क्या है? रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? और रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। अपशिष्ट की बात की जाए, अपशिष्ट पदार्थ नियमित रूप से इकट्ठा होने वाले उस कचरे को कहा जाता है जो रोज कारखानों, ऑफिस, घरों एवं अन्य इमारतों की साफ सफाई के बाद एकत्रित होता है तथा जिससे हम कचरा पात्र या सड़क और नदियों में ऐसे ही फेंक देते हैं। पुनर्चक्रण क्या होता है? कचरे को कुछ नए रूप के सामग्री में बदलना। ग्लास, पेपर, प्लास्टिक और धातु जैसे एल्युमिनियम और स्टील सभी का आमतौर पर पुनर्नवीनीकरण या पुनर्चक्रण किए जा सकते हैं। तो पुनर्चक्रण केवल आपको यह याद रखना है कि कचरे को कुछ नए रूप के सामग्री में बदलना जो है पुनर्चक्रण कहलाता है। रिसाइकलिंग क्या होता है? रिसाइकलिंग जो है पृथ्वी को बचाता है। एक उत्पाद का पुनर्नवीनीकरण पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करता है। एक उत्पाद का जो पुनर्नवीनीकरण क्या कहलाता है? रिसाइकलिंग कहलाता है और यह पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करता है। पुनर्चक्रण जो है ऊर्जा बचाता है। सामग्री से एक नया उत्पाद बनाने की अपेक्षा उसी उत्पाद को रिसाइकलिंग करने के लिए कम ऊर्जा खर्च होती है। उसके बाद बताया गया है पुनर्चक्रण, कागज, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
ऊर्जा की बचत होती है और ऊर्जा की बचत को कम कर देता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर देता है और रहता है लैंडफिल अंतरिक्ष कचरा के अन्य प्रकार हैं कि पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, लगभग अगले 20 वर्षों तक भराव क्षेत्र पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता। मतलब जो कचरा है, जहाँ पे कचरा एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है जहाँ पे, तो इस कचड़े को जैसे कि मिट्टी से क्या कर दिया गया, मूंद दिया गया, फिर भी लेकिन वहाँ पर 20 वर्ष तक कोई भी जो है भवन निर्माण नहीं किया जाता। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती हैं। जैसे कि बताया गया है, नीले कूड़ेदान जो है पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, धातुएं तथा कांच, और हरे कूड़ेदान जो है रसोई तथा अन्य पादप तथा जंतु अपशिष्टों को एकत्रित करने के लिए होते हैं। तो हमारे आज से जो 6 क्लास की एनसीईआरटी समाप्त होकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।